एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। होप यू आर डूइंग ग्रेट। कैसे आप सब लोग। तो एक नई वीडियो के साथ में, नए फंडामेंटल सीरीज़ के साथ में, बहुत टाइम के बाद मैं फिर से एक फंडामेंटल सीरीज़ का एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके नाउ, पहले हम बात ये करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप फंडामेंटल सीरीज़ को भी अच्छे से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो ये सीरीज़ एक जड़ी बूटी हो सकता है आपके 12th एसपी को कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट्स को ग्रिप देने के लिए। जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आएंगे सिलेक्ट सीरीज़ में, चाहे आप बोलो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, या तो व्हाट इज़ एसपी सब्जेक्ट ऑल अबाउट, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने ट्राई किया था कवर करने के लिए। जो स्टूडेंट्स एसपी नहीं है, यानी कि मैथ्स बैकग्राउंड से है और फर्स्ट टाइम एसपी सब्जेक्ट ले रहे, तो उनके लिए वो वीडियो है। तो आप उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो कि बिफोर स्टार्टिंग अ सब्जेक्ट आपको एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। नाउ उसी कॉन्सेप्ट्स को लेके हमने एक लास्ट कॉन्सेप्ट्स था, जहाँ पे हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, जहाँ पे हमने देखा टाइप्स कि कैसे एक कंपनी को हम, जैसे कि हमने फीचर्स हमने सीखा था कि एक कंपनी एक लीगल एंटिटी है, उसका एक अलग से आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस रहता है। कंपनी खुद बोल नहीं सकती कि वो मुझे मुझे मैं इलीगल हूँ, मैं इलीगल हूँ। इसके लिए हमें वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं कहीं ना कहीं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जहाँ पे हमने देखा कि एक कंपनी को कैसे हम, जो नॉन एग्जिस्टेंस है उसको हम लीगली हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाय द मीन्स। उसी तरह पे हमने देखा प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज, जहाँ पे कुछ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। प्रमोटर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए, जहाँ पे प्रिलिमिनरी डीड्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, लैंड परचेज करना, वो सब। बाद में हमने देखा था एक्चुअल इनकॉर्पोरेशन, जहाँ पे कंपनी के हम स्टेजेस में हम बात करते हैं, जहाँ एक्चुअल स्टेप्स लिए रहते हैं। जब जो भी फाइनेंशियल प्लान रहता है कंपनी का ना, उस पर सीरियस स्टेप्स लिए जाते हैं कैसे कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट करें। कहीं ना कहीं आरओसी और एमसीए, आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये दो बॉडीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़ हमने देखा था, जहाँ पर ये हेल्प करते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। जहाँ पे हमने और भी डिटेल में देखा था डीएसओ, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सीआईएन नंबर और ये सब। तो अगर ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको आपके लिए नए हैं या तो कहीं ना कहीं, तो प्रीवियस के इनकॉर्पोरेशन वीडियोस आप देखिए, बहुत अच्छे वीडियोस है, हेल्पफुल होगा। ओके, तो हमने एक बेस नॉलेज लेकर चल रहे हैं कि ओके इनकॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट तो हम लोग कहीं ना कहीं हमें समझ गया कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। नाउ इसके बाद में क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, क्योंकि जब हमने देखा था इनकॉर्पोरेशन के स्टेजेस में, वहाँ पे एक स्टेप ऐसा भी था जहाँ पे लिखा था अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कंपनी के साथ भी हम अटैच करते हैं। वहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो दो प्राइम डॉक्यूमेंट्स है, जो हम बोलते हैं कंपनी के माए बाप हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कंपनी के फॉर्मेशन पे, कंपनी के जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो आइए आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अदर डॉक्यूमेंट्स, और हम स्लाइटली हम कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के साथ में, वेरी टू बेसिक्स। अगर ये कॉन्सेप्ट्स हैं तो डॉक्यूमेंट्स, तो मैं कुछ हाई वर्ड्स का यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है इसका एम। ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ टुडेज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट्स, और आज का टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। आई होप स्क्रीन विजिबल है। ओके, ऑल सेट। नाउ जब हम बात करते हैं पहले डॉक्यूमेंट्स, ये जब वर्ड्स हमारे माइंड में आता है डॉक्यूमेंट्स, तब हमें कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं, तब को क्या किस चीज़ है ये, व्हाट इज़ एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स। तो अगर मैं आपको बताऊँ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हम लोग बोलते हैं कुछ तो रिलेटेड लॉ रहेगा, या तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, तो ये कुछ स्टेट कर रहा है या तो ये कुछ बताना चाहता है डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक है या तो जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, उससे रिलेटेड कुछ रहेगा।
ना जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ एक लीगल टर्म है। डॉक्यूमेंट्स लॉ से रिलेटेड कुछ टर्म है, या तो हम क्या क्या हमारे लाइफ में डॉक्यूमेंट्स मतलब इसका एसेंशियल्स, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। क्योंकि अगर जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड टू किसी भी फॉर्म की बात करो, कंपनी की बात करो, या तो हम बोल सकते हैं कि हमारा भी सर्टिफिकेट्स रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। सो डॉक्यूमेंट्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, नेक्स्ट इसके बहुत से भी रीज़न हो सकते हैं। कि सपोज कोई कंपनी के ऊपर केस हो गया, या तो कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे कोर्ट में। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट हमसे एक प्रूफ मांगता है, और प्रूफ ऑफ एविडेंस, कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये कंपनी वैलिड है, क्या कौन सी बेसिस पे कंपनी फॉर्म किया है, या तो कुछ भी एंटिटी है, या तो आप बोलते हो कि केस करना है, जो भी करना है, तो आपके पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। या तो जो भी आप एलिगेशन से लगाते हो, या तो कि इसने मुझे इसका सपोज इसने ये अमाउंट का चोरी की है, या तो मेरा लैपटॉप मिसिंग है, या तो जो भी व्हाट्सएवर रीज़न, तो क्या आपके पास वो प्रूफ है, या तो वो लैपटॉप का कुछ रिलेटेड कि आपका है। तो ये क्या क्या प्रूफ करवाएगा, किस बेसिस पे हम अज्यूम कर ले कि ये चीज़ या तो ये पर्टिकुलर थिंग आपको बिलोंग करते हैं। तो हम बोलेंगे कि येस हमारे पास इसका डॉक्यूमेंट्स है, आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे ये वैलिड है कि नहीं है हमारे पास। तो इसी तरह पर के कुछ भी हम डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट जो भी हम केस बात करते हैं, या तो जो भी एवरीडे लाइफ में अगर किसी भी चीज़ की लीगलिटी और उसका वैलिडिटी चेक्स करना हो, तो इट्स बिकम वेरी इम्पोर्टेंट कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। तो इसके लिए नाउ डॉक्यूमेंट्स हमने समझा, ओके इट इज़ रिलेटेड टू लॉ, मीन्स कुछ लीगल ही रहेगा। नाउ आपके दिमाग में भी रहेगा कि ऐसा कोई एग्जांपल्स है जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हो। डॉक्यूमेंट्स के बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट को अगर आप देखते हो, तो वहाँ पे उधर क्लियरली लिखा है इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स से रिलेटेड कुछ दर्शाया जा रहा है, या तो यहाँ पे कुछ उससे रिलेटेड कुछ बताया जाता है। दैट इज इट इज़ टू सर्टिफाई। जब हम बात करते हैं हमारे लिविंग सर्टिफिकेट्स, या तो जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे एकेडमिक्स के रिलेटेड, तो वहाँ पे एक पेपर रहता है। मतलब सपोज ये कोई भी आपके नोटबुक पकड़ लेता है, तो ये बुक है, तो एक A4 साइज या तो कुछ पेपर है जहाँ पे वहाँ पे लिखा था इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट। मतलब ये हमारे कुछ एकेडमिक्स मार्क्स को दर्शाता है, जहाँ पे हमने अगर हम देखेंगे तो हमें सब्जेक्ट वाइज हमारे सब सब्जेक्ट्स के नाम है, और हमें कितने परसेंट या तो कितने मार्क्स मिले उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और लास्ट में उसका टोटल एग्रीगेट और हमें रिजल्ट पास करके उसके भी नीचे हम आएंगे डॉक्यूमेंट स्टडी करें, तो वहाँ पे एक स्टैंप लगाया रहता है। जो भी हमारे स्कूल के जो क्लर्क रहते हैं उनका सिग्नेचर, क्लास टीचर का सिग्नेचर, और जो हमारे हेड है प्रिंसिपल उनका स्टैंप या तो उनका भी सिग्नेचर दिया जाता है। तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, या तो एक सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो कि सक्सेसफुली ये एक डॉक्यूमेंट है। ये हमने स्टडी किया। जब हम बात करेंगे हमारे खुद के आधार कार्ड भी रहते हैं, वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। फिर हम बात करेंगे हमारे स्टेटमेंट, जब अभी आप 11th स्टैंडर्ड से पास होकर 12th में आए, तो वो भी अगर सपोज आप 11th में पढ़ रहे हो, आपके 10th के मार्क्स, या तो जो भी 11th के स्टूडेंट अभी 12th में आए, तो उनके पास भी एक FYJC के या तो जो भी जूनियर कॉलेज का रहेगा, तो फर्स्ट ईयर का आप FYJC का आपके पास मार्कशीट रहेगा, तो उस पर भी कॉलेज का नाम, सब लोगो बीगो स्टेम। तो यहाँ पे तो अभी एक माइंड में डाउट आता है कि ओके एक डॉक्यूमेंट हमने देखा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट रहता है कि किसी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंस होना चाहिए, वो भी बात करेक्ट है। बट अभी एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि किसी भी पेपर, या तो मैं बात कर लूँ किसी भी, अगर मैं पेज के नोटबुक को पेज को मैंने फाड़ डाला, उसको लिया, कुछ लिख दिया, मेरे क्लास के 2-3 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनने से सिग्नेचर ले लिया, तो क्या वो डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तो उसके लीगली वो माना जाएगा? तो उसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे किसी भी फिजिकल पेपर को अगर आप बोल दो, कुछ भी लिख दो, और आप बोलो कि डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? फर्स्ट रीज़न जो है उसका वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है? बिकॉज
जो भी सब्जेक्ट मैटर कंटेंट है आपका व्हाट्सएवर, वो एक प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। जब मैं बात करता हूँ कंस्ट्रक्शन, मतलब हमने एक प्रॉपर वे पॉइंट में वो पॉइंट्स लिखे नहीं हैं, या तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मेट, जब हम बात करते हैं लॉ टर्म्स या तो डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो दर्शाता है कंपनी या तो जो भी आप करते हो तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रहता है। लेटर राइटिंग का जैसे हमने सीखा था स्कूल में, एक हेडर रहता है, उसका सब टॉपिक, उसमें जो कंक्लूड करते हैं, उसी तरह डॉक्यूमेंट्स के भी एक बनाते समय उसका भी पॉइंट्स रहता है। इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं हम जाते हैं अपने लॉयर के पास में, जो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो हमें अच्छे से ये सब बना के दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ सेक्शन, सब सेक्शन क्लॉजेस, कुछ लॉ टर्म्स यूज़ करके के फिर अगर सपोज हमने जो भी रफ पेपर था उसमें हमने लिख दिया, बोला कि ठीक है सर, नेट पे सर सब सेक्शन मिल सकता है, हम लगा के सिग्नेचर कर सकते हैं वो सब, बट उसका वैलिडिटी लीगलिटी नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि कोई सिग्नेचर नहीं है, प्रॉपर वैलिड स्टैम्प नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट हम कंसिडर नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल पेपर को फाड़ डाल के किया, क्योंकि उसके बेसिस पे एविडेंस नहीं है कि क्या प्रूफ है, लीगलिटी नहीं है। बट अगर अब बोलोगे कि ठीक है तो फिर क्या करने का, अगर इस सिचुएशन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, सो उसी तरह अब आपके भी माइंड में हुआ सिमिलरली, जब कंपनी फॉर्म कर रहे गए प्रोमोटर्स, इनिशियल प्रोमोटर्स, उनके भी माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा कि क्यों ना हम ही हमारे डॉक्यूमेंट्स बना दे। ऐसा रहता तो लॉयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली केस लड़ने के लिए तो लॉयर्स नहीं बन सकते। इसके लिए नाउ हम बात करते हैं कंपनी। नाउ एक डॉक्यूमेंट्स कैसे ड्राफ्ट होता है, तो एक ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट वर्ड का मतलब क्या है कि सपोज आपने बोला कि आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, तो फर्स्ट टाइम आपने नोटबुक में से एक पेज ले लिया, सपोज एक एग्जांपल है, आपने नोटबुक में से एक पेज ले लिया और आपने बोला कि ठीक है मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना है। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आप स्टार्ट तो करो बनाने के लिए। तो आपने आपका जो भी आपको लिखना है वो उसमें डॉक्यूमेंट में आपने वो सब फीड कर दिया, डेटा बीटा, ओके। फिर आपने बोला कि यार इस पे गलती हो गया, तो भी क्या करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर एक बार जो भी लिखा डॉक्यूमेंट में उस पर हम लोग क्रॉस कैंसिलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। ज़्यादा कैंसिलेशन हुआ तो वो फिर वो इनवैलिड माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो इसके लिए अभी क्या करें, अगर सपोज कैंसिलेशन हुआ तो इसके लिए ही हम क्या करते हैं, हम पहले से एक ड्राफ्ट, एक रफ पेपर पे हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं कि सपोज ये डॉक्यूमेंट पे ये क्लॉज या तो ये सब आना चाहिए मेरे डॉक्यूमेंट्स में। हम एक रफ प्लानिंग करते हैं, तो उसी रफ प्लानिंग जब हम रफ पेज पे लिखते हैं तो उसका वो होता है, वो डॉक्यूमेंट्स को हम बोल सकते हैं एज अ ड्राफ्ट मतलब हम लोग जो भी अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट देखते हो तो वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को इनिशियल हम बोलते हैं एक ड्राफ्ट, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि बहुत से चेंजेस हो गए, बहुत से लोग के इनपुट्स रह गए, प्रोफेशनल पीपल्स के एडवाइस, और उसके बाद में एक दो बार डॉक्यूमेंट्स को थरली जाने के बाद में वो फाइनलाइज होता है डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह एक डॉक्यूमेंट्स फॉर्म होते हैं कंपनी पे। बट हमें इतना ही पढ़ना नहीं, हमें वो डॉक्यूमेंट्स को इन डिटेल में स्टडी करना है कि उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या उसके एलिमेंट्स है, उसमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम। तो ये सब पॉइंट्स को लेके आज हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का हम देखेंगे। इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको कि एक्चुअली में मेमोरेंडम होता क्या है, और हाउ अ कंपनी प्रिपेयर्स, और व्हाट इज़ द स्टेजेस, हाउ इज़ अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, व्हाट इज दिस इज एग्जैक्टली। हम इस चैप्टर में या तो इस चैप्टर वीडियो के थ्रू हम एक ग्लांस ले लेंगे। सो फर्स्ट, at the time of incorporation of a company, that is its company's establishment, following documents have to be submitted। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, जो भी आरओसी का रिक्वायरमेंट था कि हमें हमारे रिक्वायरमेंट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं ये दो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करते हैं। ओके, नाउ अ पब्लिक कंपनी, इफ it is collecting capital from the public, must
इशू अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब ये रहता है इज़ अ टाइप ऑफ सर्कुलर। जब भी आप अगर आप आपके स्कूल के पास आप बहुत टाइम आपने देखा रहेगा कि न्यू ट्यूशन क्लासेस खोल रहे हैं या तो जो भी नए एकेडमी डांस क्लासेस खोल रहे हैं, तो उनके एक पैम्पलेट जैसे एक आर्टिकल प्रिंट होता है एक A4 से छोटे से पेपर पे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे स्कूल्स में भी वो दिए जाते हैं कि हमारे स्कूल में कुछ नए इवेंट है, कुछ पार्टिसिपेट करना है, तो वैसे ही प्रोस्पेक्टस। तो हम उसको सर्कुलर बोला करते हैं कि आज हमको स्कूल में ये सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे टीचर ने। उसी तरह से जब हम बात करते हैं एक पब्लिक कंपनी के पर्सपेक्टिव से, तो पब्लिक कंपनी भी उसी तरह सिमिलर मैनर में अपने जब भी उसको एक पब्लिक ऑफर या तो कुछ भी पब्लिक के साथ बाइक शेयर करना है, तो इट इशूज़ अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब टू इनवाइट द पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा। क्योंकि देखिए जो भी परचेज करेगा, तो जो भी पीपल है डिमांड मार्केट में, तो उन्हें जो से एक ड्रीम नहीं रहेगा, तो कि उनको थोड़ी आइडिया है कि कंपनी इस डेट को पर्टिकुलर डेट को ऑफर करेगी। तो इसके लिए टू मेक पब्लिक अवेयर a company public company issues a prospectus to invite public. Just give me 1 second. Okay, prospectus. So public तो इशू करने के लिए एक पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस करती है। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। सो फर्स्ट इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट एज इट स्टेट्स, ये क्या स्टेट्स करता है, पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। आप आपकी कंपनी किस पर्पस से वो फॉर्म हुई है। या तो आप बोल सकते हो कि अगर आपको बिजनेस करना है, या तो आपको फिनेंशियल एडवाइजरी कंपनी है, या तो आपको लोन कंपनी है आपका। आज से बहुत से टाइप्स ऑफ कंपनी फॉर्म होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, या तो आप बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी है, आईटी कंपनी है। तो वो कंपनी का एक पर्पस है, या तो उसका पर्पस ऑब्जेक्टिव कि किस बेसिस पे फॉर्म हुआ है। ओके, नाउ इट डिस्क्राइब्स, आगे चल के ये डिस्क्राइब भी करता है क्या, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ अ कंपनी कैन अंडरटेक, कि कंपनी के कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ है तो कंपनी वो अंडरटेक कर सकती है। नाउ डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट के 2013 क्या कहता है, डिफाइंस मेमोरेंडम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर, या तो ओरिजिनली फ्रेम या तो अल्टर किया गया फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द परसुएंस ऑफ एनी of pursuance of any provision of any previous company law or of this act। मतलब कंपनी के परसुएंस के मतलब उसके ड्यूरेशन या तो उसके टेन्योर में कोई भी अगर अल्टर कर रहे हो किसी प्रोविजन या तो कुछ प्रीवियस कंपनी लॉ था, अपडेटेशंस भी होते रहते एक लॉ में, तो इसके लिए उसकी तहत अगर कोई एडिशनल ऐड करना है तो हम कैसे ऐड कर सकते हो, तो उसको अल्टर कराना पड़ेगा। अल्टर का टर्म होता है ऐड। अगर सपोज आपको कुछ क्लॉजेस में चेंजेस करना है तो यू नीड टू अल्टर, तो अल्टर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं चेंजेस, या तो वो चेंज करते हैं मेमोरेंडम। तो इसके लिए नाउ द अबाउट डेफिनेशन रिफर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या है ये, एज अ लीगल डॉक्यूमेंट that must be prepared by each and every company as per the provisions of the Companies Act 2013। अगर आपको कंपनी आपको इस्टेब्लिश करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, तो आपको फर्स्ट आपको एक लीगली वे में आपको फर्स्ट MOA, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको MOA बोलेंगे, तो आपको कंपनी का MOA फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, नाउ लॉर्ड क्रेन्स क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज द चार्टर्ड। ओके, इज चार्टर्ड एंड डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। देखिए आपकी कंपनी एक ही कंपनी नहीं है, ऐसे बहुत से कंपनीज हैं जो अपने इस्टेब्लिश हुए आपके साथ में, तो ऑल ओवर द इंडिया में जब हमारे कहते बहुत से कंपनी है, तो हर एक कंपनी को
एक प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें बोल देते हैं कि आप आपका मेमोरेंडम क्रिएट कर दो। हमने प्रोविजंस में पढ़ा था, कंपनीज एक्ट क्या बोलती है, आपके एक मेमोरेंडम आप क्रिएट करो जहाँ पे आप आपके पावर्स और डेफिनेशन जो भी आपके लिमिटेशंस हैं पावर्स वो आप वेल डिफाइंड रखो। वेल डिफाइंड रखने का मतलब क्या कि इस रेंज के बाद में आप कुछ भी नहीं करोगे। जो आपने मेमोरेंडम ने आपने मेमोरेंडम फॉर्म किया तो आपको उसी का उसको ही फॉलो करना है कि जो भी आपने लिख रहे हो। तो सपोज अगर आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या, बिजनेस में लगाया जाने वाला पैसा जो कंपनी कलेक्ट करती है, रेज करती है। अगर आपने बोला है कि आपको 50 करोड़ की कैपिटल एडिक्वेसी है तो आप 50 करोड़ के आगे चल के आप नहीं कर सकते। अगर आपने वो किया तो वो किसी भी वो वॉइड नहीं माना जाएगा, वो इलीगल माना जाएगा। उसका भी आगे टर्म है चैप्टर में जो हम देखेंगे। बट उसके हमको ऐसा कुछ नहीं करना तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर चल के करना है। अगर करना है तो हमको प्रीवियस बहुत प्रायर हमें इन्फॉर्म करना है। किसे इन्फॉर्म करना है, रजिस्टर आरओसी ऑफ कंपनी। और ऐसे अल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को बहुत टाइम लगता है, वोट्स लेने पड़ते हैं कंपनी के डिसीजन में, और वो फेवर में आए तो आगे चल के वो पास होता है रिजोल्यूशन। 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन कि इतना मिनिमम रिजोल्यूशन हुआ तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन भी केसेस में आते हैं जहाँ पे कंपनी के इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो हम कवर करते हैं। ओके, नाउ एज पर द डेफिनेशन मेमोरेंडम इज अ डॉक्यूमेंट। ओके, इज इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन। किसका कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पे किसका कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कंपनी के। ओके, तो कंपनी के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। राइट्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या है। ओके, ये डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम में क्या है, ये डॉक्यूमेंट में जब मैं आपने बोला था डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे कुछ से कुछ वो स्टेट करता है। आपके अगर बोलो मार्कशीट, तो मार्कशीट क्या स्टेट करता है कि इट इज़ रिलेटेड टू एकेडमिक्स, कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट या तो एक सब्जेक्ट की एक लिस्ट रहती है और उसी लिस्ट को हम देखते हैं और वेरीफाई करते हैं कि हमारा एकेडमिक में कैसा स्कोर है। वो एक रिजल्ट है, डिक्लेरेशन, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट। बट अब जब हम बात करते हैं मेमोरेंडम की, तो वो कंपनी का क्या बताता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया कि कंपनी के मैनेजमेंट में, चाहे वो इंटरनल हो या तो वो एक्सटर्नल। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोस्टली एक्सटर्नल वे ऑफ मैनेजमेंट के लिए है कि जब कंपनी इस्टेब्लिश होगी और उसके डीलिंग्स बाकी कंपनी के साथ, बाकी जो अफेयर्स है कंपनी के कॉरपोरेट लेवल पे, तो वो कैसे रहेंगे, क्या राइट्स है कंपनी के पास, वो सब वो डॉक्यूमेंट में वेल डिफाइंड रहता है। इट स्टेट्स द पावर्स ऑफ द कंपनी। देखिए, पावर्स ऑफ द कंपनी वही हुआ कि आपके कंपनी के पास किस लिमिट तक आप कंपनी का वो एक्सपांड कर सकते हो। ओके, दैट इज व्हाट इट कैन डू, क्या कर सकती है कंपनी और क्या नहीं कर सकती। ओके, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इस फीचर्स। फीचर्स को हम दूसरा वर्ड बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट, एज वी सेड अर्लियर कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट मतलब फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के लागू पड़ता है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विच स्टेट्स इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये फॉर्म करने का पर्पस क्या है, टू मेक इट क्लियर हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कल उठ के किसी ने भी पूछा ये XYZ कंपनी लिमिटेड क्यों फॉर्म हुई, क्या इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो हम बोलेंगे भाई साहब हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिख के लिखा है। अगर आपको किसी डाउट्स है तो प्लीज़ हमारे मेमोरेंडम रेफर कर दीजिए। तो वो मेमोरेंडम में क्लियर होता है कि ओके आपके ऑब्जेक्टिव्स ये है कि आपको ये सेक्टर में आगे बढ़ना है। तो इट्स मेक एन क्लियर इमेज। ओके, नेक्स्ट क्या करता है, इट्स रेगुलेट्स। क्या रेगुलेट्स करता है बेसिकली, तो क्या है फीचर्स कि इट रेगुलेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी, एक कंपनी और आउटसाइडर्स का रिलेशन। जब मैं बात कर रहा हूँ आउटसाइडर्स मतलब नेबर्स नहीं, अपने नेबर्स की बात नहीं हो रही है। आप बोलोगे वो आंटी जी जो हमारे फ्लोर पे रहती है, जो हमें कभी भी क्रिकेट खेलने में नहीं देती, वो अंकल्स और आंटी नहीं, हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे। ओके, ये हम लोग वो मेंबर्स की बात कर रहे हैं जो कंपनी के साथ उनका डे टू डे एक रिलेशन रहेंगे। एंड जब हम बात करते हैं आउटसाइडर्स, तो आउटसाइडर्स की बात क्या कर रहे हैं कि हमारे क्रेडिटर्स, हमारे इंटरेस्ट
जो बाकी सब्सिडी कंपनी है, जब हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा था, तो मे बी एक रिलेशन कंपनी के साथ रहेगा कि वो कंपनी एक होल्डिंग कंपनी हो किसी दूसरी सब्सिडी कंपनी का, तो वो कंपनी और वो सब्सिडी कंपनी का रिलेशन एक मैंडेट होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है देखिए, आउटसाइडर्स मतलब हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हु कैन मेक आउट फ्रॉम द मेमोरेंडम वेदर अ कंपनी इज परमिटेड, कि परमिटेड का मतलब क्या, अलाउड है क्या, कि इस कंपनी में अलाउड है क्या अ सर्टन एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी, ऐसे एक्टिविटी जो हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है, और एनी ट्रांजेक्शन और नॉट, तो हमें देखना पड़ता है। बाद में थर्ड पॉइंट, एवरी कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर ए मेमोरेंडम, ये तो हमें पता है, हमने इनकॉर्पोरेशन स्टेज में देखा था कि ये एप्लीकेशन आरओसी को देना पड़ता है। ओके, बाद में ये क्या है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर्स। ओके, तो जो हमने प्रमोटर्स देखे थे, तो वो प्रमोटर्स इधर भी हमारे काम आते हैं कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे वो साइन करते हैं बाय मिनिमम 7% इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। हमने मेंबर्स के बाद में हमने देखा था कि 2% अगर फॉर्म हो रहे तो हमारी कंपनी प्राइवेट करेगी, और अगर एक ही पर्सन है तो हमें उसका नाम दे देंगे ओपीसी कंपनी। नाउ ईच सब्सक्राइबर्स मस्ट राइट अगेंस्ट हिज नेम द नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज़ अग्रीड, मतलब वो अग्री करता है सब्सक्राइब करने के लिए। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 each सब्सक्राइबर मस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर, एटलीस्ट मिनिमम, देखो मिनिमम एटलीस्ट 1 शेयर। ओके, नाउ दिस विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कंपनी विद गारंटीड, अभी ये कंडीशन किसको लागू नहीं होगा, जो कंपनी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय गारंटीड, गारंटी पे काम होता है विदाउट एनी शेयर कैपिटल। ओके, नाउ एक कॉन्सेप्ट जो है हमारा, इट कंटेन्स द फॉलोइंग क्लॉजेस, दैट इज, एक मेमोरेंडम में जब मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रहते हैं जो फॉर्म होता है उसका नाम। नाउ मेमोरेंडम के एलिमेंट्स, नाउ एलिमेंट्स आप बोलो क्लॉजेस बोलो एक ही है, तो क्या है वो क्लॉजेस। सो फर्स्ट उसका नेम क्लॉज रहेगा कंपनी का, आपका कंपनी का नाम रहेगा, फिर एड्रेस क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, रजिस्टर क्लॉज। ये क्लॉज रहना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सपोज गवर्नमेंट को आपके साथ करस्पॉन्डेंस करना है, वार्तालाप हम लोग बोलते हैं, वार्तालाप करना, तो उस केस में कुछ लेटर्स भेजना हो, ऑफिशियल नोटिस आपको सर्कुलर नोटिफिकेशन करना हो, तो उसके लिए कौन से एड्रेस पे भेजा जाए, रजिस्टर कंपनी ऑफिस का, तो वो एड्रेस। फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, मतलब जो वो आपका ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, लायबिलिटी क्लॉज, ये सब फिनेंस से रिलेटेड हुआ ऑब्जेक्ट्स। फिर लायबिलिटी क्लॉज कितना है, कैपिटल क्लॉज क्या है, फिर बाद में एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ वो सही। बाद में एज इट डिफाइंस द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, इसलिए ये नेचर दर्शाता है कंपनी का। ओके, इट इज़ नॉट सो ईजी, ये ईजी नहीं है, मैंने बोला आपको कि अल्टर कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट इतना ईजी नहीं है टू अल्टर द क्लॉजेस। मतलब अल्टर द क्लॉजेस मतलब क्लॉजेस में कुछ ना कुछ चेंजेस करना कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्ट हैज़ लेड डाउन स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोविजंस, हर एक एक्ट में कुछ रूल्स एंड प्रोविजंस लिखे हुए हैं जो फॉलो करना ज़रूरी है। नाउ फॉलो करना अगर ज़रूरी है तो अल्टर ईच क्लॉज, अगर सपोज आपको एक क्लॉज चेंज करना है नेम क्लॉज, तो उसका भी प्रोसीजर दिया है अलग से, वो रील है कि अगर आपको करना है तो वो करना पड़ेगा अलग से। लाइबिलिटी क्लॉज चेंज करना है वो भी करना पड़ेगा अलग से। एड्रेस क्लॉज चेंज करना है कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉलो करना पड़ेगा रूल्स, वो भी अलग से। तो उसी तरह की बात है, वो आप अल्टर करना है तो उसका भी अलग से रूल्स एंड प्रोविजन से आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाद में क्या बोला है 7 पॉइंट, इट कैन नॉट कंटेन्स एनी कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कोई अपोजिशन नहीं होना चाहिए प्रोविजंस, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 ने स्टेट किया है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, उसको उसके बाहर जाके आप ऐसा कुछ भी फॉर्म नहीं कर सकते हो। ओके, बाद में 8 पॉइंट, एनी एक्ट, तो कौन सा भी अगर आप एक्ट करते हो बाय कंपनी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पावर्स के बाहर जाके किसी भी एक्ट में आप करते हो, तो उसको हम बोल देते हैं अल्ट्रा वायरस। ये एक बहुत अच्छा टर्म है अल्ट्रा वायरस, जो 11 स्टूडेंट एसपी स्टूडेंट्स पढ़े थे उनको मालूम है अल्ट्रा वायरस का टर्म्स। नो डाउट अगर आपने कहीं ना कहीं भूल गए हो या तो मैथ स्टूडेंट हो, नो प्रॉब्लम, तो मैं आपको वो भी कवर करा दूंगा। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है इनवैलिड, मतलब जो भी आप करोगे वो एक्टिविटी आपका नल हो जाएगा। नल होने का मतलब क्या, उसका कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। अगर आप मेमोरेंडम के बाहर में जाके सपोज आप वो कुछ भी करते हो तो उसको इनवैलिड करके उसको टर्मिनेट, उसको निकाल दिया जाएगा। ओके, बाद में 9th पॉइंट, इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट,
ये डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हुआ। एंड एनी वन हु वांट्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है विद द कंपनी, इट इज़ सपोज टू हैव द नॉलेज। वो बंदे या तो जो भी पर्सन को नॉलेज होना चाहिए कंटेंट्स ऑफ कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कभी कभी क्या होता है, केसेस भी होते हैं कंपनी लॉ के अंदर। कंपनी लॉ के एक बॉडी भी है। नाउ आप बोलोगे कंपनी के केसेस कहाँ पे फाइल होते हैं, तो कंपनी के केसेस फाइल होते हैं NCLT, एक बॉडी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। जो भी केसेस रहते हैं कॉरपोरेट केसेस रिलेटेड टू कंपनी या तो MC में भी जो केसेस हुआ, तो वो कहाँ पे जाते हैं सब केसेस, NCLT के पास पे। ना ये NCLT क्या करते हैं, जो भी कंपनी रिलेटेड मैटर्स हुआ, फ्रॉड सिग्नेचर का मान हुआ, इन्वेस्टर्स के साथ में फ्रॉड हुआ, कंपनी फ्रॉड लेके पैसा लेके भाग गई, वाइंडिंग अप हो गया, तो इस सिचुएशन में अगर सपोज अगर अगर सपोज आपकी गलती है, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अच्छे तरह से पढ़ा नहीं, बट अगर वो कंपनी में वो क्लॉज लिखा है कि वी हैव दैट पॉइंट कि पर लिमिटेड पीरियड के बाद में अगर शेयर अगर वो पर्सन पे नहीं करता तो उसका शेयर हम फोरफिट कर सकते हैं, ये अगर कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ। देखिए शेयर फोरफिचर का ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट है जो हम 12th SP चैप्टर नंबर 3 में वो पढ़ेंगे। बट अगर सपोज ये कॉन्सेप्ट से मान के चलो फॉरफिचर का कॉन्सेप्ट है, फॉरफिचर मतलब कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेती है। और अगर वो पर्सन ने फाइल किया केस NCLT में अगर कंपनी लॉ, तो कंपनी बोलेगी कि अगर ये सब आपकी गलती है, हमने MOA में क्लियरली लिखा था, अगर आप पढ़ते नहीं हो तो उसको आपकी फॉल्ट है, कंपनी उसमें वैलिड वो रॉन्ग माना नहीं जा सकती थी, क्योंकि हमने तो हमारा काम अच्छे से किया। अगर आपके पास नॉलेज है तो एटलीस्ट आप मेमोरेंडम को अच्छी तरह से पढ़ो। तो इसके लिए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही रहते हैं लॉ में जो हमको पढ़ने रहते हैं, लिखने में तो 2-3-4 पेज के रहते हैं, बट वो पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा एक्चुअल में कि ये, वरना आगे जाके हमके ये रियलाइज़ होता है कि अगर ये पॉइंट क्लॉज में लिखा था बट कहीं ना कहीं हमसे छूट गया। तो इसके लिए नाउ 10 point Companies Act 2013 has prescribed the format in the form of the table A, B, C, D, E for preparing memorandum of association for different types of company। देखिए हमारे कंपनीज एक्ट ने कितना आसान कर दिया है कंपनी के लिए टू प्रिपेयर ए मेमोरेंडम। हर एक टाइप ऑफ स्पेसिफिक कंपनी में एक अलग अलग उसका वे रहेगा। अगर सपोज ये जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि सपोज ये ए कंपनी हुआ तो उसका लिमिटेड बाय शेयर्स एसोसिएशन ऐसा बनेगा, बी रहेगा तो ऐसा रहेगा, C, D, E, तो इसी तरफ है। ओके नाउ इसी तरह देखिए इसी तरह से कि कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं लाते रहूँगा चैनल पे। ओके ये पार्ट तब में मैंने इधर तक लिखा। क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम में हम इन डिटेल नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे क्लॉजेस अल्टर कर सकते हैं अगर करना हो तो उसका रेमेडी क्या है। क्योंकि देखिए लॉ में ऐसा है कि जब आप लॉ पढ़ो या तो कुछ भी SP के फंडामेंटल्स पढ़ो तो लॉ में अगर कुछ सेट ऑफ प्रोविजंस भी दिया है तो उसका रेमेडीज उसका सॉल्यूशंस भी साइड बाय साइड कंपनीज एक्ट ट्राई करती है देने के लिए। तो इट मेक्स एन ईजी अंडरस्टैंडिंग कि हाँ कि सपोज ये डॉक्यूमेंट्स है तो क्या करना चाहिए, अगर ये रॉन्ग हुआ तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे सब इंटरेस्टिंग वीडियो फंडामेंटल वीडियो मैं लाते रहूँगा चैनल पे। टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। थैंक यू सो मच।